नमस्कार दोस्तों। बहुत ही सरल शब्दों व तथ्यों के साथ पीपीएफ अकाउंट की संपूर्ण जानकारी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कम समय में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और ये वे सभी मेन पॉइंट्स हैं जो पीपीएफ अकाउंट को आसान भाषा में समझाने में हमारी सहायता करेंगे। तो आइए फर्स्ट पॉइंट से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीपीएफ को डिटेल में पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहा जाता है, जो कि एक सुरक्षित लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम होने के साथ साथ गारंटीड रिटर्न्स व इनकम टैक्स में छूट आदि के फायदे संयोजित करती है। 1 अप्रैल 2020 से पीपीएफ अकाउंट के तहत इनकम टैक्स में छूट के फायदे इस बात पर डिपेंड करेंगे कि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स सिस्टम में से कौन सा टैक्स सिस्टम चुनते हैं। यदि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चुनते हैं तो एक वित्तीय वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में 1,50,000 रुपये तक की जमा राशि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल होने के बाद अकाउंट में ब्याज सहित जमा राशि सभी प्रकार के टैक्स जैसे वेल्थ टैक्स आदि से फ्री होगी। यदि आप न्यू टैक्स सिस्टम को चुनते हैं तो पीपीएफ अकाउंट में जमा राशि इनकम टैक्स कटौती के लिए योग्य नहीं होगी। कोई भी भारत का नागरिक अपने लिए मात्र एक ही पीपीएफ अकाउंट डाकघर या बैंक में खुलवा सकता है। साथ ही प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने नाबालिग बच्चे या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की ओर से दूसरा पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। पीपीएफ अकाउंट में ज्वाइंट अकाउंट की सुविधा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति या संरक्षक अपने नाबालिग बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खुलवाता है परंतु बालिग होने पर वह खुद खाते का संचालन करेगा। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जीपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में निवेश करता है तो वह व्यक्ति भी अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। एनआरआई के संबंध में, एनआरआई अनिवासी भारतीय जो 180 दिनों से अधिक समय तक देश से बाहर रहता है एनआरआई कहलाता है। वह अपना नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। लेकिन अगर पीपीएफ अकाउंट रखने वाला भारतीय व्यक्ति एनआरआई बन जाता है तो वह 2 ऑप्शन में से एक को चुन सकता है। पहले ऑप्शन के अनुसार एनआरआई गैर प्रत्यावर्तन के आधार पर मैच्योरिटी तक खाते को जारी रख सकता है। मैच्योरिटी के बाद वह अकाउंट का एक्सटेंशन नहीं करवा सकता है। दूसरे ऑप्शन के अनुसार एनआरआई कुछ शर्तों के अधीन अकाउंट को समय से पहले बंद करवा सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हम आगे इस वीडियो के प्रीमेच्योर क्लोजर वाले पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के संबंध में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसे कहते हैं। एक परिवार जिसमें सभी व्यक्ति एक सामान्य पूर्वज के वंशज होते हैं और इसमें उनकी पत्नियां और अविवाहित बेटियां शामिल होती हैं। 13 मई 2005 के बाद से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सदस्य नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। 13 मई 2005 से पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के सदस्य द्वारा खोले गए खाते को मैच्योरिटी तक जारी रखा जा सकता है, परंतु मैच्योरिटी के बाद पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड नहीं करवा सकते। नेक्स्ट पॉइंट के अनुसार आप पीपीएफ अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, हेड पोस्ट ऑफिस में, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में या कुछ प्राइवेट बैंक जैसे एचडीएफसी में ओपन करवा सकते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये व अधिकतम 5 लाख रुपये तक जमा करवा सकते हैं। वह जमा की जाने वाली राशि 50 रुपये के गुणकों में होनी चाहिए, जैसे 500, 550, 600, 650 न कि 510, 560। एक वित्तीय वर्ष में हम एक बार में या फिर किस्तों में पैसे जमा करवा सकते हैं। एक महीने या वित्तीय वर्ष में किस्तों में आप पैसा कितनी बार में भी जमा करवा सकते हैं। एक व्यक्ति स्वयं के खाते और अवयस्क के खाते में जिसका वह अभिभावक है, दोनों के खातों में कुल मिलाकर अधिकतम 5 लाख रु जमा करवा सकता है। और पीपीएफ अकाउंट में जमा करने का सर्वोत्तम समय एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा की गई राशि पर वित्तीय वर्ष के अंत में जमा की गई राशि से अधिक ब्याज मिलता है। अगर आप साल में एक बार जमा करने की योजना बना रहे हैं तो 1 से 5 अप्रैल तक के मध्य में जमा कराएं। मासिक जमा करने की योजना बना रहे हैं तो हर महीने की 1 से 5 तारीख तक के मध्य में जमा कराएं। हर 3 माह में जमा करने की योजना बना रहे हैं तो 1 से 5 अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी में जमा कराएं। और हर 6 महीने में जमा करने की योजना बना रहे हैं तो 1 से 5 अप्रैल और अक्टूबर तक के मध्य में जमा कराएं। चलिए निष्क्रिय खातों के बारे में बताते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि जमा नहीं करने पर पीपीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा पूर्णविराम। और इस अकाउंट को फिर से एक्टिव करने के लिए डिफॉल्ट के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 50 रुपये के साथ साथ डिफॉल्ट के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 500 रुपये की न्यूनतम जमा राशि का जुर्माना देकर खाते को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। जैसे यदि कोई पीपीएफ अकाउंट पिछले 5 वर्षों से निष्क्रिय है
तो इस अकाउंट को सक्रिय करने के लिए 2,500 रु 5 निष्क्रिय वित्तीय वर्ष के लिए न्यूनतम जमा राशि के रूप में व 250 रु 5 निष्क्रिय वित्तीय वर्ष के लिए जुर्माने के रूप में देकर हम खाते को फिर से सक्रिय कर सकते हैं। यदि आप निष्क्रिय पीपीएफ अकाउंट को पुनः सक्रिय नहीं करते हैं तो भी निष्क्रिय खाता मैच्योरिटी तक शेष जमा राशि पर ब्याज अर्जित करता रहेगा। ब्याज की बात करें तो यह प्रत्येक माह के अंत में ब्याज की गणना की जाती है और प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जमा राशि पर ही उस माह का ब्याज मिलेगा। यदि उसी माह की 6 तारीख को राशि जमा कराई जाती है तो उस माह में उस राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा। उस राशि पर ब्याज की गणना अगले माह के अंत में की जाएगी। वर्तमान वार्षिक ब्याज दर 7-10% है। वार्षिक ब्याज दर फिक्स नहीं होती है और यह केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है। 01 अप्रैल 2016 से सरकार द्वारा तिमाही आधार पर इस योजना के लिए ब्याज दर की घोषणा की गई है। ध्यान दें कि पहले सालाना आधार पर ब्याज दर की घोषणा हुआ करती थी। नोट करेंगे ब्याज दर तिमाही आधार पर निर्धारित की जाती है और जमा राशि पर ब्याज की गणना प्रत्येक माह के अंत में की जाती है और पीपीएफ अकाउंट कंपाउंड सालाना आधार पर होता है। वित्तीय वर्ष के दौरान हर महीने जो ब्याज अर्जित किया जाता है उसे वित्तीय वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च को खाते में जमा किया जाता है और पीपीएफ अकाउंट पर लोन खाता खोलने के तीसरे वित्तीय वर्ष से छठे वित्तीय वर्ष के बीच में लोन की सुविधा मिलती है। यदि आपका खाता सक्रिय है तो आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। निष्क्रिय खाता लोन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और लोन कितना मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि किस वित्तीय वर्ष में आपने लोन के लिए अप्लाई किया है और जिस वित्तीय वर्ष आपने लोन के लिए अप्लाई किया है ठीक उस वित्तीय वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में शेष जमा राशि का 25% जितना ही लोन मिल पाएगा। जैसे किसी ने लोन के लिए चौथे वित्तीय वर्ष में अप्लाई किया है तो उसे तीसरे वित्तीय वर्ष के अंत में शेष जमा राशि का 25% जितना ही लोन मिल पाएगा और जिस महीने में लोन मिला है उस माह से अगले महीने के पहले दिन से अगले 3 साल के अंदर लोन की मूल राशि का रीपेमेंट करना होगा। हम मूल राशि का रीपेमेंट एक ही बार में या अधिकतम 36 मासिक किश्तों में कर सकते हैं। एक बार मूल राशि पूरी तरह चुका देने के बाद लोन के ब्याज को 2 मासिक किस्तों में चुकाना होगा। पीपीएफ अकाउंट पर जो लोन लिया गया है उस पर ब्याज की दर पीपीएफ अकाउंट की जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज की दर से 1% अधिक होगी। जैसे वर्तमान में पीपीएफ अकाउंट पर वार्षिक ब्याज दर 7-10% है तो पीपीएफ अकाउंट पर लिए गए लोन की ब्याज दर 8-1% होगी। यदि लोन के मूलधन माइनस प्रिंसिपल का आंशिक रूप से या 3 साल के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो बकाया लोन की मूल राशि पर पीपीएफ अकाउंट की ब्याज दर से 6% अधिक ब्याज लोन के सैंक्शन होने वाले माह से लेकर और उस माह तक ब्याज लगेगा जिस माह तक लोन का भुगतान नहीं किया जाता है। और यदि आपने पीपीएफ अकाउंट पर पहले से ही एक लोन ले रखा है और इसे पूरी तरह से चुकाया नहीं गया है तो आपको पीपीएफ अकाउंट पर दूसरा लोन नहीं मिलेगा। आप एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही लोन के लिए एलिजिबल होंगे भले ही आपने अपने मौजूदा ऋण का भुगतान पहले ही कर दिया हो। चलो आइए अब जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी होने से पहले कब और कितनी राशि की निकासी हम कर सकते हैं। अकाउंट खोलने के 7वें वित्तीय वर्ष से हम आंशिक निकासी कर सकते हैं। जो 7वें वित्तीय वर्ष से प्रति वित्तीय वर्ष में हम केवल एक निकासी कर सकते हैं। यदि आपका खाता सक्रिय है तो ही आप निकासी करने के लिए योग्य हो। निष्क्रिय खाते निकासी के योग्य नहीं होंगे। जिस वित्तीय वर्ष निकासी की जानी है ठीक उस वित्तीय वर्ष से पिछले चौथे वित्तीय वर्ष के अंत में शेष जमा राशि के 50% या निकासी किए जाने वाले वित्तीय वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में शेष जमा राशि के 50%। इन दोनों कंडीशन में जिस भी वित्तीय वर्ष में शेष जमा राशि कम होगी उस वित्तीय वर्ष की शेष जमा राशि के 50% के बराबर आप राशि पीपीएफ अकाउंट से निकलवा सकते हैं। यदि आपने पीपीएफ अकाउंट पर कोई लोन लिया हुआ है तो भुगतान न की गई लोन राशि को पीपीएफ अकाउंट से निकाले जाने वाली राशि से काट लिया जाएगा और बची हुई राशि को आप यूज कर पाओगे और ये निकाली गई राशि चुकाने योग्य नहीं है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड पूरे 15 वित्तीय वर्ष का है। आप बाद में किसी भी समय पूरी शेष राशि निकाल सकते हैं। आपके पीपीएफ अकाउंट के ओपन होने से लेकर 15 वित्तीय वर्ष पूरे हो जाने के बाद कभी भी अकाउंट की पूरी राशि निकलवा सकते हैं। 15 वित्तीय वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी आप अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ा सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड का एक्सटेंशन जमा के साथ या बिना जमा के करवा सकते हैं और यह मैच्योरिटी पीरियड का एक्सटेंशन आपको 15 साल की मैच्योरिटी डेट से 1 साल पहले करवाना होगा पूर्णविराम। बिना डिपॉजिट के एक्सटेंशन के दौरान अकाउंट होल्डर हर वित्तीय वर्ष में केवल एक निकासी कर सकता है और इस एक निकासी में राशि निकालने की कोई सीमा नहीं है।
और खाते में बची राशि पर तब तक ब्याज मिलता रहेगा जब तक कि इसे पूरी तरह से निकाल नहीं लिया जाता है। जब आप एक्सटेंशन विदाउट डिपॉजिट को चुनते हैं तो फिर आप अकाउंट को एक्सटेंशन विद डिपॉजिट में नहीं बदल सकते हैं। और यदि आप एक्सटेंशन विद डिपॉजिट का चुनाव करते हैं तो यह एक्सटेंशन 5 वित्तीय वर्षों के लिए होगा, जिसे आप 5 वर्षों के लिए कितनी बार भी एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंशन के दौरान भी जमा सीमा 500 रु से लेकर 1,50,000 रु तक की ही है। एक्सटेंशन विद डिपॉजिट पीरियड के दौरान प्रति वित्तीय वर्ष में एक निकासी कर सकते हैं, जिसकी निकासी राशि की सीमा एक्सटेंशन पीरियड की शुरुआत में अकाउंट की शेष जमा राशि के 60% से अधिक नहीं होगी। जैसे पीपीएफ अकाउंट के मैच्योरिटी पीरियड के 15 साल पूरे होने के बाद यदि आप अकाउंट को डिपॉजिट के साथ अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड करवाते हो तो उस समय अकाउंट में शेष जमा राशि के 60% के बराबर या उससे कम राशि ही आप एक वित्तीय वर्ष में निकलवा सकते हो और आप अपने पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी डेट से पहले बंद करवा सकते हैं। जैसे आपको, आपके जीवनसाथी, आश्रित बच्चों या माता पिता को कोई जानलेवा बीमारी है तो आपको उपचार करने वाली मेडिकल अथॉरिटी से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल रिपोर्ट लेकर पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद करवाने की एप्लीकेशन के साथ अटैच करके सबमिट करानी होगी। अन्य दशा में आपकी या आपके आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भारत या विदेश में उच्च शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश के लिए पैसों की आवश्यकता के समय एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स और फीस के बिल सबमिट करके भी आप पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी डेट से पहले बंद करवा सकते हो। 3, यदि आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो ऐसी स्थिति में आप अपना पासपोर्ट, वीजा या उस देश के अपने इनकम टैक्स रिटर्न दिखाकर अपना पुराना पीपीएफ अकाउंट मैच्योरिटी डेट से पहले बंद करवा सकते हो। प्री मैच्योर अकाउंट क्लोजर तभी संभव है जब पीपीएफ अकाउंट को ओपन होने वाले वित्तीय वर्ष से अगले 5 वित्तीय वर्ष का समय पूरा कर लिया हो। मतलब अकाउंट ओपन होने से लेकर 7वें वित्तीय वर्ष में अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद करवा सकते हो। जैसे आपने पीपीएफ अकाउंट साल 2023 में ओपन करवाया है तो आप अकाउंट को साल 2029 में या इसके बाद मैच्योरिटी डेट से पहले बंद करवा सकते हो। और यदि आप पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले बंद कराते हो तो आपको अकाउंट ओपन कराने से लेकर अकाउंट मैच्योरिटी से पहले क्लोज कराने तक समय समय पर योजना पर लागू ब्याज दर से 1% कम ब्याज शेष जमा राशि पर दिया जाएगा। जैसे यदि किसी तिमाही के लिए ब्याज दर 8.5% है तो आप उस तिमाही के लिए केवल 7.5% ही ब्याज अर्जित करेंगे। पीपीएफ स्कीम में नॉमिनेशन सुविधा भी उपलब्ध है, जो अकाउंट होल्डर को उसकी मृत्यु के बाद उसके अकाउंट में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए एक या एक से अधिक लोगों को वह नॉमिनी बना सकता है। नाबालिग के नाम से खोले गए पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है और अकाउंट होल्डर न ही किसी ट्रस्ट को अपने नॉमिनी के रूप में नामित नहीं कर सकता है। पीपीएफ अकाउंट होल्डर किसी भी समय अपने अकाउंट से नॉमिनी का नाम हटा सकता है या बदल सकता है। अगर नॉमिनी नाबालिग है और नॉमिनी के नाबालिग रहने के दौरान ही अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने की संभावना है तो अकाउंट होल्डर किसी भी व्यक्ति को अकाउंट की राशि प्राप्त करने के लिए अलग से नॉमिनेट कर सकता है। यदि अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है और उसने अकाउंट का कोई भी नॉमिनी नहीं बनाया हुआ है तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा राशि का भुगतान मरने वाले के कानूनी उत्तराधिकारियों को किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, एक बैंक से पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। नोट करेंगे, पीपीएफ अकाउंट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।